एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए विज्ञान की सीरीज यहाँ कंटिन्यू करूंगी और इस सीरीज का आज हम यहाँ पे डे 13 करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, जिसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके मैं 2 पार्ट आपके लेके आऊंगी। आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ओम्स लॉ तक का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें मैं इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। यदि आप यूपीटेट में साइंस यानी कि विज्ञान के लिए परेशान है तो इस सीरीज को आप यहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। इससे आप लोगों के सभी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यहाँ पर यूपीटेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ सीडीपी साइंस और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पे लेती हूँ। इससे पहले की क्लासेस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसके अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और साथ ही ये जो यूपीटेट के लिए सीडीपी साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट है उनको यहाँ पे अरेंज कर दिया है। इससे पहले की क्लासेस भी आप जरूर देखिए ताकि आपके सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे तैयारी हो सके। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं और साइंस मैथ्स के लिए परेशान है यूपीटेट 2026 के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया खास करके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए। खास करके इस ग्रुप को बनाने का यही मोटिव है कि जो भी कैंडिडेट वर्किंग है या फिर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हाउसवाइफ हैं जो यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे अपनी तैयारी को और इस उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में ये एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर यूपीटेट 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ टॉपिक वाइज हैंड रिटन कंटेंट, साथ ही YouTube क्लासेस की पीडीएफ, जो अभी तक जितनी पेंडिंग क्लास की पीडीएफ है वो मैं आज यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी इवनिंग तक। साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये सभी चीजें आप लोगों को इस ग्रुप के माध्यम से मिलेंगी, वो भी सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ पे बूस्ट हो सके। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट डेमो आपको मिल जाएगा 20 से 21 पेज का। और कुछ पेजेस अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस तरीके से बाइलिंगुअल कंटेंट आप लोगों का है। साथ ही इस ग्रुप का कॉस्ट जो मैंने रखा है वो मात्र 300 रुपए रखा है, यानी कि आपको सिंगल वन टाइम पेमेंट करनी है, जिसके बाद आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और टिल एग्जाम जो कंटेंट को लेके परेशानी है वो आपकी यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और एक बेसिक सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो करता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए अगर कभी भी हमसे कोई बोले कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो है विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे वो किस वजह से होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो रहा होगा, यानी कि विद्युत धारा का क्या हो रहा होगा, प्रवाह हो रहा होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पर भी अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि उस जगह पर क्या है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक करंट है। और चार्जेस किस तरीके से फ्लो करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहां पर एक सर्किट के अंदर हम या तो सेल लगाते हैं या फिर बैटरी लगाते हैं, अभी इसको भी देखेंगे। जो आपके सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा होती है ये, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट यहां पर आपका क्या फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो होता है। तो यहां हम लोगों को इसके डायरेक्शन के बारे में बता रखा है। डायरेक्शन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का होगा वे आपका ये डायरेक्शन है, यानी कि इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस दिशा में आपका यहां पर करंट जो है ये फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका सिंबल भी हमें पता होना चाहिए। इसका सिंबल होता है आई, आई इसका सिंबल है होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका यहाँ पे फॉर्मूला है, जिसमें क्यू क्या है, जिसमें क्यू है आपका यहाँ पे चार्ज,
और जिसमें t क्या है, जिसमें t यहाँ पे है टाइम को दर्शा रहा है। साथ ही इसके बारे में आपसे कुछ और बेसिक चीजें यहाँ पे पूछ ली जाती है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये किस तरीके की राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, अदिश, यानी कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। जबकि यहां पर ये ऑलरेडी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है पर इसके पास इसका मैग्नीट्यूड यानी कि कोई ना कोई वैल्यू और साथ ही इसमें दिशा भी होती है। इसके बावजूद भी ये आपका यहां पर अगर हम देखें तो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इसे यहां पर हम क्या बोलते हैं, इसे यहां पे अदिश राशि बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट देना हो तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस दर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है I = Q/T। Q जो है वो आपका चार्ज है, T जो है वो टाइम है। SI मापक अगर हम देखें तो ये क्या होता है, एम्पियर होता है। SI मापक क्या होता है, एम्पियर होता है। और साथ ही अगर हम इसके डिवाइस की बात करें जिससे हम इसे मेजर करते हैं, ये होता है आपका एमीटर। किस डिवाइस से मेजर किया जाता है भाई, एमीटर से मेजर किया जाता है। अगर ये एक सर्किट है तो इसमें इस तरीके का एक डिवाइस लगा होगा जिसमें एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव इस तरीके से लिखा होता है, ये एमीटर होता है। एमीटर क्या करता है, एक सर्किट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीटर कैसा लगा है, ये आपके जो वायर है उसमें नॉर्मल तरीके से यानी कि पैरेलल नहीं लगा, तो हम कहेंगे कि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने इसके कॉम्बिनेशन को देखा। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ इसके बेसिक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, साथ ही इसके फॉर्मूले को हमने देख लिया। अब देखिए, क्योंकि हमने अभी यहां पर एक फॉर्मूला देखा था I = Q/T, और Q को मैंने क्या कहा था, Q को मैंने यहाँ पे चार्ज कहा था। तो इसके बारे में भी हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो Q है ये आपका चार्ज है जिसे आप विद्युत आवेश बोलते हैं। अगर हम किसी भी सर्किट में देखें तो जो बेसिकली चार्जेस होते हैं वे आपके दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम एक एटम को देखते हैं तो एक एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे प्रोटॉन। और जो आपका यहां पे न्यूट्रल होता है उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे। और इसके आसपास जो आपके नेगेटिव चार्जेस यहां पे फ्लो हो रहे होंगे इसको आप कहेंगे, इसको आप यहां पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका बेसिकली जो होते हैं ये हमारे किसी भी सर्किट में दो तरीके से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि दो तरीके से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपके प्रोटॉन्स को हम कहेंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इनके फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। अब ये जो चार्जेस है, अगर आप कहीं पर देखेंगे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ रहा है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ऐसे ही ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है Q = NE। Q जो है ये आपका क्या है, यह आपका विद्युत आवेश जो कि आपका यहां पर चार्ज को दर्शाएगा।
n आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी थी। यहाँ पे 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये आप लोगों को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वे आप लोगों का या तो एक सिंपल बेसिक इस फॉर्मूले से आ सकता है, I = Q/T, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो आपका सिंबल, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। साथ ही Q = NE, इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी मैंने आप लोगों के साथ करंट के बारे में डिस्कस किया, तो किरचॉफ्स ने हमें यहाँ पर धारा नियम यहाँ पे दिया था, तो इस नियम को भी आपको यहाँ पे समझना है। और एक इंपॉर्टेंट नियम है जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले किरचॉफ्स ने यहाँ पर ये जो लॉ निकाला, ये किसके लिए निकाला, ये आपका करंट के लिए निकाला कि करंट अगर मान के चलिए कि अलग अलग वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक वायर है यहां से आपका पहला करंट आ रहा है, ये जो वायर है यहां पर से दूसरा करंट आ रहा है, और इस वायर से आपका तीसरा करंट आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि अगर ये तीनों की तीनों जो करंट है अगर एक लूप में आके मिक्स हो जाए, उसके बाद यहाँ पे एक क्या बन जाए, नोड बन जाए, तो उसके बाद जब ये अपनी दिशा बदलेंगे, यानी कि ये जब यहां से बाहर निकलेंगे, तो ऐसा माना गया है कि जितना करंट अंदर को गया होगा उतना ही करंट आपका बाहर जाएगा। यानी कि करंट जो है, जो यहाँ पे धारा है, वे आपकी कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो आपका I1 करंट होगा, I2 करंट होगा और I3 करंट होगा, जितना करंट इस नोड के अंदर, इस यहाँ पे लूप के अंदर, इस पॉइंट के अंदर घुसा था, उतना ही करंट जो है इसके बाहर निकलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि करंट कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। कि चार्ज जो है इसमें क्या होगा, चार्ज जो है इसमें कंजर्व रहेगा, चार्ज कहीं पर भी गायब नहीं होता है। जिस पॉइंट में ये जो अलग अलग करंट आपका एंटर हुए थे, इसमें जितने चार्जेस मिले होंगे उतने ही इसके बाहर निकलेंगे, कहीं पर ये गायब नहीं होगा। जितना I1, I2, I3 का सम होगा उतना ही I4, I5 के बराबर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि करंट जो इसमें गया वो आपका फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर और यहाँ पर 5 एम्पियर, ये आपका है यहाँ पे I1, ये आपका है I2 और ये आपका है I3। तो इस हिसाब से यहां जो आप लोगों का जो करंट निकलेगा वे आपका I4 और I5 दोनों की वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे I4 और I5 दोनों का ही सम इनके बराबर होना चाहिए। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम आपका 10 एम्पियर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ यहाँ पे कंजर्वेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो यूपीटेट 2021 का पेपर आप खोलिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, इसके अंदर किस चीज के संरक्षण की बात बोली गई है। तो यहां पर इस लूप वाले डायग्राम को आप याद रखिएगा कि अगर इसमें I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, तो इसमें से निकलने वाला जो करंट होगा बाहर, जो इसमें से I4 और I5 यहाँ पे निकल रहा होगा, इसमें I1, I2, I3 का जो सम होगा वे किसके बराबर होगा, वो आपका I4 और I5 के यहाँ पे बराबर होगा। क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वे यहाँ पे क्या होते हैं, वे यहाँ पे कंजर्व रहते हैं।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था हमारा चार्ज। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो तो हम लोगों को यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको भी समझना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको मैं आप लोगों के साथ इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि एक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मान के चलिए कि एक सर्किट के दो छोर हम इस तरीके से ले रहे हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो अब मैं कोशिश क्या कर रही हूं, मैं ये कोशिश कर रही हूं कि इस जगह पर अगर मान के चलिए कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, एक पॉइंट से ये इनके बीच की दूरी मैंने इस तरीके से यहाँ पे दर्शा दी। अब मैं मान के चल रही हूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मुझे क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यहां पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने की कोशिश कर रही हूं। तो इसमें जितना आपका वर्क डन लगेगा वे किसके बराबर होगा? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या मैंने बोला, दोबारा मैं समझाती हूं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में मुझे जितना क्या करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वे क्या होगा, वे आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो देखिए, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसका जो आपका सूत्र बनता है वे क्या बनता है, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि कितना आपको यहां पर काम करना पड़ा इस चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में, वे उसका क्या होगा, वे उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका सिंबल आपका क्या होता है, इसका सिंबल होता है हमारा यहां पर V। और इसके अलावा इसकी SI यूनिट भी क्या होती है, इसकी SI यूनिट भी होती है वोल्ट। इसको मेजर जिस डिवाइस से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। साथ ही अगर हम एक बेसिक सा एक और पॉइंट देखें तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। यानी कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए, यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहां लेके आई हूं जिसके अंदर आप देखेंगे कि वर्क डन आपको निकालना है। और वर्क डन किस में निकालना है, आपको ये बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको 12 वोल्ट दे रखा है। एक चार्ज जो 2 कूलम का है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बस लगा दीजिए। दो चीज आपको दे रखी है, एक चीज आपको निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। वर्क डन कितना है, वर्क डन आपको निकालना है तो इसको x ले लीजिए। और चार्ज कितना है, 2 कूलम का, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा, जो कि जूल्स इसकी यूनिट होती है। तो हमारा यहाँ पर वर्क डन जो आ गया वो कितना आ गया, वो आया आपका 24 जूल। मैं उम्मीद करूंगी कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे आपका किर्चॉफ्स लॉ यहाँ पे करंट के लिए बना हुआ था, वैसे ही किर्चॉफ्स ने हमें एक वोल्टेज लॉ भी दिया। अब वोल्टेज लॉ क्या है, इसमें आप देखेंगे कि आपके क्या पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, A B C D। एक पूरा एक क्लोज सर्किट है जिसमें आप देखेंगे कि ये क्या होता है, जिगजैग लाइन रेजिस्टेंस होते हैं। ये मैं आगे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ये जो आपके 4 पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला कि अगर एक सर्किट जो है पूरा का पूरा एक लूप में है, एक लूप यहां पे बना रहा है, तो इन्होंने हम लोगों को बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी पॉइंट का, यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पहले A से लेकर B पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो A से लेकर B तक होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका B से C तक होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो C से D तक होगा और D से A तक होगा। यानी कि सभी पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे
इनका सम कितना होगा, इनका सम यहाँ पर 0 होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ करंट वाला लॉ यहाँ पे डिस्कस किया था। करंट वाले नियम में क्या बोला गया कि जितने इस पॉइंट पे करंट आ रहे होंगे अलग अलग जगह से, वे आपका किसके बराबर होगा, जितना करंट उसमें से बाहर निकलेगा। मतलब जितना अंदर जाएगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकलेगा। पर यहां पर अगर आप वोल्टेज का लॉ पढ़ते हैं तो वोल्टेज कैसे निकलता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, दो पॉइंट के बीच में। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में देखें, चाहे इन दोनों पॉइंट के बीच में देखें, इन दोनों पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट में मतलब सभी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम कितना आएगा, 0। और ये किस लॉ को यहाँ पे फॉलो करता है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सबसे आप लोगों से पिछली बार करंट लॉ पूछा गया था, इस बार ही आप लोगों से वोल्टेज लॉ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोग अगर एक पर्टिकुलर सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक बेसिक सेल कैसा दिखता है, जिसमें एक यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी की अगर हम बात करें तो कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है इस तरीके से कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए, फिर नेगेटिव, उसके साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है, यानी कि स्टार्टिंग में आपका पॉजिटिव होगा, एंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके अलावा अगर एक कनेक्टिंग वायर की बात करें तो इस तरीके की कनेक्टिंग वायर होती है। अगर एक वायर में किसी तरीके का जॉइंट है तो उस जॉइंट को इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर एक वायर किसी दूसरे वायर को बिना टच करे क्रॉस कर रही है तो इस तरीके से ये जंक्शन दिखाया जाता है। साथ ही अगर हम एक इस तरीके की जिगजैग लाइन देखते हैं तो ये क्या है, ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको प्रतिरोध आप यहाँ पे बोलते हो। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखनी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बता रखा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप रियोस्टेट बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो उसमें एक इस तरीके की जिगजैग लाइन के ऊपर इस तरीके का एरो होता है। एमीटर मैंने बताया था, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप क्या मेजर करते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ये दिखने में कैसा है, एमीटर ए से आपका इस तरीके से बनाया जाता है, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और इसमें आप देखेंगे ये जो V है इस तरीके से इंडिकेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये जो एमीटर होता है ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है, यानी कि एक लाइन में। और जो वोल्ट मीटर होता है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। जब मैं कॉम्बिनेशन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी तो इसको भी हम दोबारा कवर करेंगे। अब इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है एक ओपन स्विच कैसा होता है। एक ओपन स्विच आपका इस तरीके से खुला या फिर जिसमें एयर गैप हो। एयर गैप की वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्लोज स्विच में इस तरीके का डॉट दिखाया जाता है, और या फिर आप इस तरीके से बंद इसे दिखा सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप जो है इस तरीके से ये इंडिकेट होता है, या फिर आपने देखा होगा इस तरीके से भी बल्ब को यहाँ पे दर्शाया जाता है। साथ ही जी क्या है, जी आपका है गैल्वेनोमीटर, जो कि डिफ्लेक्शन को बताएगा किसी भी सर्किट में। मतलब इसमें एक निडल होती है जो हिल के बताती है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने जितने आपके बेसिक सर्किट डायग्राम थे वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे के कंटेंट को कवर करते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपके साथ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया, इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया, दोनों के बीच का रिलेशन बताया हमें ओम्स ने। तो ओम्स ने हमें एक लॉ दिया जिसका नाम था ओम्स लॉ। इन्होंने बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के किसी भी सर्किट में। बस एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, उसका कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका V होगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा I का। बस यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि ताप और जो प्रेशर होगा यानी कि जो दाब होगा वे कैसा होगा, वे आपका कांस्टेंट होगा। ये हमें यहाँ पे बताया। अब देखिए, इसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे
प्रोपोर्शनल साइन के साथ तो नहीं करेंगे। तो इसको हटा के हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि होता है आर। ये क्या है? ये आपका है रेजिस्टेंस। अब आगे के सेशन में हम रेजिस्टेंस के बारे में ही अभी पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है भाई? प्रतिरोध, जो कि किसको रोकता है? ये ब्लॉक करता है किसको? करंट को। एक सर्किट में करंट को ब्लॉक करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है। आप अपने फोन को, डिवाइस को यूज कर रहे हो तो वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। गर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से जिगजैग लाइन से होता है। साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसका जो एसआई माप होता है वे आपका ओम होता है। और सिंबल में देखें तो इस तरीके से ओम को यहाँ पे लिखा जाता है। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की। अब क्योंकि यहाँ पर आपको V = IR ये फॉर्मूला तो पता चल गया, और साथ ही हमें एक नया टर्म पढ़ा, यहाँ पे पता चला रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में भी जरा देखते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा डायग्राम है जिसमें एक वायर यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसमें ये जो बच्चे हैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये क्या है? ये करंट को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर एक यहाँ पे व्यक्ति है जो कि इनको रोक रहा है, और वो कौन रोक रहा है? वे आपका रेजिस्टेंस रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? वायर की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि कोई भी तीसरा बंदा यहाँ पे आके रोक रहा है। वायर की प्रॉपर्टी है कि ये करंट को क्या करेगा? करंट को यहां पर ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हमारा सर्किट धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अब ये जो वायर ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कितना होगा? ये किस चीज पर निर्भर करेगा? ये जो रेजिस्टेंस होगा ये किस किस चीजों पर निर्भर करेगा? लेंथ ऑफ वायर पे। सबसे पहले कि आपकी तार कितनी लंबी है। दूसरा, ये आपका किस पे डिपेंड करेगा? यहां पर एरिया पर निर्भर करेगा। अगर मोटी तार होगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतली तार होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें करंट जल्दी ब्लॉक होता है। और अगर हम इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करें तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं, साथ ही नेचर पर भी निर्भर करेगा, यानी कि किस क्वालिटी का आपने मटेरियल यूज किया है, साथ ही टेम्परेचर, कितने देर तक आप उस आइटम को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब देखिए, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले के बारे में यहां पर डिटेल में देखना है तो यहां पर मैंने लिख दिया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। मैंने ये लिख दिया। अब इसमें भी प्रोपोर्शनल साइन है तो इसको भी हम यहाँ पे हटाएंगे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला बना R = ρL/A। तो ये आपका रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आप कहेंगे दूसरा क्यों बोला आपने? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने V = IR। क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको वायर की लेंथ, इसकी रजिस्टिविटी, ये जो है ये क्या है? ये इसकी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी है जो कि अगर मटेरियल सेम होगा, बिना टेम्परेचर बदले ये चेंज नहीं होता। अभी ये जो पॉइंट मैंने बोला अभी आपको आगे पता चलेगा। बिना टेम्परेचर बदले ये चेंज नहीं होता, यानी कि अगर आप वायर चेंज नहीं होता। अब देखिए, यहां पर अगर आप एक वायर को उसकी लेंथ को बढ़ाते जाएं, एरिया को कम करते जाएं, रजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। रजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी। अगर टेम्परेचर सेम है तो रजिस्टिविटी आपकी सेम होती है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं ये क्या चीज बोल रही हूँ। इसके अलावा आपसे पेपर में रजिस्टिविटी की भी यूनिट पूछी जाती है। अगर हम रजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ पे निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे? आपको पता है फॉर्मूला R = ρL/A। अभी मैंने आपको बताया रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रजिस्टिविटी की आपको निकालनी है, लेंथ की होती है मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे
तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। रजिस्टेंस से रिलेटेड आप लोगों को चीजें क्या पता होनी चाहिए कि रजिस्टिविटी सेम रहेगी टेम्परेचर अगर ना बदले तो। और इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये दो केसेस लेके आई हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक वायर है जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया है A। इस केस में क्या बोला गया कि इस केस में एरिया जो है ये आपका डबल हो गया, और अगर लेंथ हाफ हो गया तो रजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए। बिल्कुल सही। अब मैंने क्या कहा कि अगर एक वायर का ताप नहीं बदल रहे हो तो क्या सेम रहेगा, इस केस में रेजिस्टिविटी सेम रहती है। अभी अभी जो मैंने पॉइंट बोला उस चीज को मैं यहां पे समझाऊंगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। अब इस केस में क्या किया, नया जो रेजिस्टेंस आया है, नए रेजिस्टेंस को R डैश में दिखा रही हूं, नया जो रेजिस्टेंस आया है उस केस में एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया डबल। तो एरिया को कर दीजिए क्या, एरिया को कर दीजिए यहाँ पे डबल, और लेंथ को कर दीजिए हाफ। लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, एरिया को मैंने यहाँ पे डबल कर दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि रो को तो मैं रो रहने दूंगी, ये जो L के नीचे 2 था वो आपका कहां चला जाएगा, नीचे। 2 2 क्या हो जाएगा 4A। क्या मैं इतना लिख रही हूं तो क्या ये गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब जरा यहाँ पे देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इस केस में रजिस्टिविटी सेम रहती है। तो क्या मैं यहाँ से रजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में रजिस्टिविटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि A को आप इधर ले जाइए, RA बाई L हो जाएगा। अब दोनों केस में कुछ सेम हो ना हो, रजिस्टिविटी सेम होगी। तो क्या मैं ये जो रजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू लगा सकती हूँ। RA अपॉन L मैंने लगा दिया, साथ में L अपॉन 4A था ही। मैंने क्या किया, इस रो की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू लगा दी, बस मैंने ये किया। तो क्या होगा, A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो R डैश है वो आया आपका 4। यहाँ पे कितना, यहाँ पे पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4। तो इस तरीके से निकालते हैं। दूसरा केस भी देखिए। दूसरे केस में मान के चलिए कि इसका लेंथ है L, इसका एरिया है A। अब क्या हुआ, लेंथ हो गया आपका डबल और एरिया हो गया हाफ, एरिया हो गया A/2। तो अब क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में भी आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए। यहां से अगर मैं रो निकालती हूं तो क्या आ जाएगा, RA अपॉन L। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ। दोनों ही केस में रजिस्टिविटी जो होती है वह आपकी सेम होगी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं इस केस को सॉल्व करूं तो इस केस में नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, नया रेजिस्टेंस रो की जगह रो रहने दीजिए। इस केस में एरिया क्या है, इस केस में लेंथ क्या है, इस केस में लेंथ है आपका 2L और एरिया क्या है, A/2 है। साथ ही क्या मैं रजिस्टिविटी की वैल्यू ये पुट कर सकती हूँ, तो आप कहेंगे कर सकते हो। RA अपॉन L मैंने पुट किया। ये जो 2 है, ये जो 2 नीचे है, ये कहां चला जाएगा भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 2 जा 4, L बाई A यहाँ पे आ जाएगा। L से L कटा, A से A कटा। तो इस बारी जो आपका नया रेजिस्टेंस आया है वो क्या होगा, वो 4 टाइम्स होगा पुराने वाले रेजिस्टेंस के। इस बारी क्या आया था, इसमें आया था आपका 1/4 और इसमें आया 4 टाइम्स। तो ये केसेस पूछा जाता है जिसमें मदद करता है रजिस्टिविटी आपका सेम होना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ ओम्स लॉ डिस्कस किया था। तो ओम्स लॉ में ये बोला गया कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊं तो यहां पर VI ग्राफ कैसा बनेगा, VI ग्राफ इस तरीके का बनेगा। यही तो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। अब देखिए इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे आपको क्या दे दिया गया, यहां पर ये आपको V दिया, यहां पे क्या दिया, I। VI ग्राफ आपको यहां पे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस छोटा। तो आ जाइए जरा फॉर्मूले में। V इक्वल टू क्या होता है भाई, IR, यही होता है। अगर मैं यहां पर V के नीचे I को ले आऊं तो ये किसके बराबर है, ये आपका R के बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है किसके,
तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस का लिंक किससे हो रहा है? सीधा सीधा रेजिस्टेंस का लिंक हो रहा है वोल्टेज से, ऐसे याद रखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज के पास होगा वे आपका बड़ा होगा। क्या मैंने बोला? कैसे याद रखिए इस चीज को? V इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। V को वहीं पे रहने दीजिए, I को ले आइए इसके नीचे, तो R का सीधा सीधा लिंक किससे हो गया? V से। यानी कि वो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज के पास होगा वे आपका बड़ा होगा। तो R3 बड़ा है, फिर R2 बड़ा है, फिर R1 यहां पे बड़ा है। तो इस तरीके से पेपर में आप लोगों से चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का ये जो सेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अभी शुरू किया है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध पड़ा है, इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट हो गया, और भी कुछ एक दो टॉपिक और हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी डे 14 के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। साथ ही जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हमसे टेलीग्राम पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे मैसेज करिएगा, यूपी टेट पेपर 2 साइंस मैथ्स मेंशन करके आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।